आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। काफ़ी समय हो गया था, बीच में वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो आज जो अध्याय 6 के जो बचे हुए पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को वापस पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज हम जो देखेंगे वो है क्रांतिकारी दल और गतिविधियाँ। इससे पहले के जो अध्याय 1 से लगाकर जो 6 के इससे पहले के जो पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। उससे आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो मैंने इसके लिए अलग से एक जो नोट्स है, जो पोस्ट वो मैंने डाल दी है यूट्यूब पर ही, तो वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर लें। तो अब तक की जो हमने बातें की थी वो सारी बातें जनजातीय प्रतिरोध थे, सामाजिक जो सुधार आंदोलन, उनके प्रमुख नेता, उनके बारे में की थी। आज हम देखेंगे क्रांतिकारी दल और गतिविधियाँ। इससे पहले थोड़ी सी बात आपको बताना, आखिर ये क्रांतिकारी विचारधारा या ये आंदोलन या गतिविधियाँ क्यों हुई थी, इसका कारण क्या था। तो देखो, क्रांतिकारी जो आतंकवाद का कारण था वो उदारवादी आंदोलन था। उससे जो उत्पन्न निराशा थी, जो एक भीख मांगने की याचना पद्धति थी, उस पद्धति से भारतीयों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत भी जो भी हासिल था पहले, वो भी उनके हाथ से निकल गया था। इसके अलावा जो उग्रवादी लोग थे उनकी असफलता, क्योंकि कांग्रेस से उग्रवादियों को क्या कर दिया था, निकाल दिया गया था। इधर जो ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी और दमनकारी जो नीति थी वो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। इधर विदेश में कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसमें रूसी निहिलिस्ट थे और आयरिश जो आतंकवाद था। इन जो विदेशी विचारधाराएं थी उन्होंने भी क्रांतिकारी जो आतंकवाद है उसको बढ़ाने में मुख्य सहयोग दिया था। अब देखो, क्रांतिकारियों का या जो कह सकते हैं उग्रवादी आदर्शवाद था, उनसे प्रेरित होकर के जो भारतीय युवा थे उन्होंने क्रांति का मार्ग चुना। क्रांति का मतलब होता है बदलाव लाना। इसके अलावा जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका भी एक नारा था, अनन्य विनय नहीं बल्कि युत्सा। यही नारा क्रांतिकारियों के लिए क्या बन गया था, आदर्श बन गया था। ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं देखो, इसके दो केंद्र थे। एक तो इनका केंद्र था भारत में और दूसरा विदेशों में, यानी दोनों ही जगह अनेक क्रांतिकारी घटनाएं हुई। जिसमें हम देखते हैं अभिनव भारत संगठन, जिसकी स्थापना दो जगह हुई थी, लंदन और पुणे के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना जो वी.डी. सावरकर थे उन्होंने की थी। फिर अनुशीलन समिति है, उसके बाद गदर दल, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, आज़ाद हिंद फौज आदि क्रांतिकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और भारत में कहाँ कहाँ हुआ, बंगाल, महाराष्ट्र और मुख्य रूप से भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है या कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों की शुरुआत ही महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। महाराष्ट्र का जो चित्त पावन ब्राह्मण वर्ग था उन्होंने इससे प्रारंभ किया। इससे संबंधित आपको ज़्यादा डिटेल जानती है महाराष्ट्र, बंगाल आदि के बारे में अलग अलग, तो कक्षा 10 का जो इतिहास से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड किया था, कक्षा 10 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लें। तो यहाँ पर इसके केंद्र थे महाराष्ट्र के अंदर, और फिर था बंगाल और पंजाब। ये क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे, यानी ऐसा कह सकते हैं पूर्व और पश्चिम और उत्तर पश्चिम के अंदर जो भारतीय केंद्र थे वहाँ पर ये क्रांतिकारी, एक पूरा संपूर्ण भारत न होकर के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए थे। और विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के मुख्य केंद्र में इंग्लैंड के अंदर जो लंदन था, इनके बारे में भी हम आगे देखेंगे, या कौन कौन गतिविधियाँ चला रहा था। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा, वी.डी. सावरकर, वो भी यहीं से संबंधित थे। मदनलाल ढींगरा भी, वो भी यहीं से थे। फ्रांस में पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी थी। अमेरिका के अंदर सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड, ये दोनों ही क्रांतिकारी जो गदर दल हुआ था वो यहीं संगठित हुआ था। जर्मनी के अंदर बर्लिन और जापान के अंदर टोक्यो, क्योंकि उस समय जर्मनी और जापान ये दोनों ही क्या थे, अंग्रेजों के ऑपोजिट थे, यानी उनके मुख्य दुश्मनों में सम्मिलित थे। तो हमेशा से ये बात रही कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो वैसे ही यहाँ ये क्रांतिकारी गतिविधियों के उस समय महत्वपूर्ण केंद्र बने हुए थे। क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेजी राज के विरुद्ध हुई सशस्त्र यानी हथियारों के बल पर या ताकत के बल पर गतिविधियों में, ये गातिनी गतिविधियों में क्रांतिकारियों ने भारतीय सेना को भी साथ लेने का प्रयास किया था। तो इसके लिए जब वो भारत में सफल नहीं हुए तब उन्होंने क्या किया, विदेशों के अंदर भी जो भारतीय सेना लड़ रही थी उस सेना को अपने साथ लेने का कार्य किया था। क्रांतिकारी आंदोलनों में अंग्रेज विरोधी विदेशी ताकतों से भी क्या ली गई, यहाँ पर सहायता ली गई। जैसे अभी हमने देखा जापान, जर्मनी है, तो उनका भी भारतीयों ने क्या किया था, सहयोग लेने का कार्य किया था। इसका उदाहरण गदर आंदोलन हुआ।
जिसने हम आगे देखेंगे गदर आंदोलन जर्मनी की सहायता थे, जबकि आज़ाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से अंग्रेजी राज्य को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया था। यानी भारत के अंदर और भारत के बाहर दोनों जगह पर क्रांतिकारी गतिविधियों का संगठन किया जा रहा था, ताकि अंग्रेज मजबूर होकर के भारत को छोड़कर चले जाएं। अब कुछ संगठनों की बात करें तो मुख्य रूप से कुछ संगठनों की स्थापना हुई। लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। यानी सबसे पहले विदेशों के अंदर 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत स्वशासन समिति, जिसे इंडियन होम रूल जो कमेटी भी कहते हैं, उसका गठन किया था, और वही बाद में जाकर के इंडिया हाउस की स्थापना हुई। यानी कह सकते हैं यही बाद में इंडिया हाउस के अंदर परिवर्तित हो गया, या इसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता। ये लंदन में रहने वाले भारतीयों के लिए आंदोलन का एक मुख्य केंद्र, यानी उन्हें एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ क्रांतिकारी मिल सके, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके और अपनी योजनाएं बना सके। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार भी निकाला। किन्होंने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, और इनके इंडिया हाउस ने इन्होंने ये नामक समाचार पत्र निकाला। और वीर सावरकर जो अभिनव भारत के नेता, और लाला हरदयाल जो गदर दल के नेता, एवं मदन लाल ढींगरा, ये देखो मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और वी.डी. सावरकर, ये सारे के सारे ये क्रांतिकारी किसके सदस्य थे? इस जो श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस है इनके सदस्य। बाद में वी.डी. सावरकर के हाथ में ही इस इंडिया हाउस का नेतृत्व आ जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने को क्रांतिकारियों, ये बहुत ही कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा उसको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता। इधर पेरिस के अंदर, जो पेरिस कहाँ पर थी आपको कमेंट करके बताना है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। पेरिस में एस आर राणा और श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा आदि सक्रिय थी। इस भीखाजी रुस्तम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। अब देखेंगे इनके कुछ संगठन स्थापित हुए, जिनमें पहला संगठन था अभिनव भारत। तो नासिक जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, गणपति उत्सव मनाने के संबंध के अंदर 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना हुई। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको लिखना है कि गणपति उत्सव मनाना किसने प्रारंभ करवाया था, यानी उस क्रांतिकारी का क्या नाम था जिन्होंने गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ करवाया था। यहाँ पर 1904, आपको जो नई बुक्स है उसके अंदर 1906 कर दिया गया है, यानी इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया, दोनों ही तिथि है, तो इस बार का जो 1906 पढ़ना है। इसी मित्र मेला से वीर सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई, जो दोनों जगह लंदन और पूना दोनों जगह इसकी क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को क्या करना था, विदेशी शासन है उससे स्वतंत्र करना। इससे पहले आपको बता, जो मित्र मेला नामक संस्था, इसकी भी स्थापना जो सावरकर बंधु थे, वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर, इन्होंने ही मिलकर की, और यही बाद में चल करके आगे अभिनव भारत के रूप में अस्तित्व में आई थी। इस संस्था ने तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, उनके द्वारा प्रारंभ की गई गणपति उत्सव, जो कब की थी शुरुआत, गणपति उत्सव की शुरुआत की थी 1893 ईस्वी में। और दूसरा था शिवाजी उत्सव, इसकी स्थापना की गई थी 1895 ईस्वी में। इसके माध्यम से क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाई, यानी तिलक ने जो बीज बोया था उस बीज को सींचने और उसको क्या करना था, उस बेल को बढ़ाने का जो कार्य था वो इन्होंने सावरकर बंधुओं ने किया, या ऐसा कह सकते हैं अभिनव भारत नामक संस्था ने किया था। अभिनव भारत नामक संस्था ने सभाओं और पुस्तिकाओं के माध्यम से अपने विचारों का क्या किया, प्रचार किया, लोगों को तक अपने विचारों को इन्होंने सभाओं और पुस्तिकाओं के माध्यम से पहुंचाया और लोगों को जागृत किया था। ये संस्था नवयुवकों को लाठी चलाने, तलवार चलाने, पहाड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने, दौड़ने आदि की शिक्षा देकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने लगी थी। तो इस तरीके की जो लोगों को क्या बनाते, सक्षम बनाते, क्योंकि देखो इस समय हालांकि इस संस्था ने विदेशों, जो आगे हम देखेंगे, विदेशों से भी हथियार प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन जब नहीं था तो क्या करें, ये जो रास्ते थे, जो पुराने रास्ते थे, उनके माध्यम से भी लोगों को संगठित किया। और जब शस्त्र मिल जाएंगे तब क्या करेंगे, उनकी ट्रेनिंग दे करके, जब कुछ लोग इसमें लाठी चलाने आदि में इसमें सक्षम होंगे, तभी तो वो हथियार भी कुशलतापूर्वक चला पाएंगे। तो बहुत ही गहरा रहस्य इनके अंदर छुपा हुआ था। महाराष्ट्र के पूना व बम्बई के कई कॉलेज और स्कूलों में इसकी शाखाएं स्थापित की गई थी। किसकी, अभिनव जो भारत नामक संस्था है उसकी शाखाएं यहाँ पर स्थापित, और इसकी शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा जो मध्य प्रदेश और कर्नाटक तक विस्तारित की गई, यानी वहाँ भी इसकी संस्थाएं स्थापित की। अब जो ये संस्था थी, अभिनव भारत नामक जो संस्था थी,
इस संस्था ने विदेशों से भी पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्रित किए थे। यानी जब इसकी दो शाखाएं थी, एक लंदन में थी और एक यहाँ पर जो पूना के अंदर, तो वहाँ से भी इसकी, और इसके लिए विशेष रूप से लंदन से जो विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीडी सावरकर के नाम से जानते हैं, जिसे वीर सावरकर भी कहते हैं, ने शस्त्र भारत भिजवाए थे। और वहाँ से जो अपनी पुस्तक थी जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी भी प्रतियां भारत में भिजवाई थी। इसके अलावा अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम की कला सीखने विदेश में कहाँ पर, इसको पेरिस भेजा गया था। और जहाँ पर इन्होंने बापट ने जो रूसी क्रांतिकारी थे, उन रूसी क्रांतियों से मिल करके यह जो रूसी पुस्तक थी, बापट ने जो रूसी पुस्तक थी बम मैनुअल, उसकी प्राप्ति कर उसका क्या किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और इसमें अंग्रेजी में अनुवाद करके बाद में क्या किया था, भारतीय लेकर के आए थे। अभिनव भारत ने बंगाल में भारत की अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं से संबंध स्थापित किए, ताकि जो इनका उद्देश्य था कि विदेशी सत्ता से भारत को क्या करवाना था, आज़ाद करवाना था, उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके। अब कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें हम क्लियर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कर्जन वायली हत्याकांड, जो जुलाई 1909 के अंदर हुआ था, 1 जुलाई 1909 को। 1909 में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी। मदन लाल ढींगरा अमृतसर से लंदन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए आए थे। ये कर्जन वायली द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार से क्या थे, दुखी थे। कर्जन वायली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एडीजी था, यानी उस समय जो उसका एडीजी था। अब वीर सावरकर ने वायली की शोक सभा में वायली की हत्या करने वाले मदन लाल ढींगरा के निंदा प्रस्ताव का, देखो अब अंग्रेजों के वहाँ पर लंदन के अंदर जब मदन लाल ढींगरा ने, अब क्योंकि क्या कि उसके बारे में हम थोड़ा प्रकाश में डालूंगा और थोड़ा आपको बताऊंगा विस्तार से, मदन लाल ढींगरा और उसकी जो सास है और उसकी देशभक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम देखेंगे वीर सावरकर की देशभक्ति। आप देख ली, उन्होंने जब अंग्रेजों के देश के अंदर यानी लंदन के अंदर जब इसकी शोक सभा आयोजित की गई थी, तो उसमें सब निंदा किसकी कर रहे थे, मदन लाल ढींगरा की, और इसके लिए एक अलग से निंदा प्रस्ताव भी लाया गया। तो वहाँ यही वीर थे जिन्होंने क्या किया, इस निंदा प्रस्ताव का विरोध किया था। अब देखो इसके जो अत्याचार थे, उस अत्याचारों के कारण मदन लाल ढींगरा जो इंडिया हाउस से संबंधित, उन्होंने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी। अब आप जानते होंगे कि जो मदन लाल ढींगरा, इनके पिताजी क्या थे, लंदन में सर्जन थे, और जो कर्जन वायली इसके क्या थे, अच्छे दोस्त थे। तो उस समय क्या था, ये यहाँ पर एक कॉलेज था, उस कॉलेज के अंदर क्या था, कोई फंक्शन था यानी कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के अंदर ये कर्जन वायली उस समय इनवाइट थे और वहाँ आए हुए थे। तो मदन लाल ढींगरा के ऊपर क्या था, जो क्रांतिकारियों के अंदर जो खून दौड़ रहा था, या कह सकते क्रांतिकारी विचारधारा या देशभक्ति की जो भावना है उनकी नस नस के अंदर भरी हुई थी। उसी भावनाओं को लेकर अपने पिता और भाइयों से अलग हट करके इन्होंने कार्य किया था। तो इन्होंने अपने जो बड़े भाई है, उन बड़े भाई की मदद से इस सभा के अंदर वो जाने में सफल हो गए थे। लेकिन आप ये जानते होंगे काफ़ी सारा मौका आया होगा, कई सारे इनके अंदर विचार हुए होंगे। इन विचारों को दृष्टिगत रखते हुए जब सभा समाप्त हुई और कर्जन वायली जाने लगे, लौटने लगे, उसी समय ये सामने आकर के इन्होंने 6 गोलियां को चलाई थी। 4 गोलियां सीधे कर्जन वायली को लगी थी, और इसी दरमियान बीच में कर्जन वायली को बचाने के लिए एक पारसी डॉक्टर कावस लोलक का आगे 2 गोलियां उनको भी लगी, और वो भी इनके साथ में मारे गए थे। और बाद में ये सारी बातें होने के बाद में क्या हुआ था, इनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके कोर्ट में इनके ऊपर केस चलाया गया। तो इनका जो उद्देश्य था वो बहुत ही विचारणीय था और देशभक्ति। इन्होंने कहा था कि इंग्लैंड की कोर्ट को उन पर केस चलाने का हक नहीं, और बाद में इन्होंने कहा था कि मेरे को मेरी सुरक्षा के लिए, मेरी रक्षा के लिए मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ एक बात है जो आप तक उद्देश्य, वो उद्देश्य मुझे पहुंचाना है और वो मैं पहुंचाऊंगा। तो इसके लिए उन्होंने उस जज के सामने या कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा था कि जब जर्मन लोग इंग्लैंड के ऊपर हमला करेंगे तो इंग्लैंड के लोग क्या करेंगे, तब आप क्या कहोगे, आपका कोर्ट, आपकी सरकार क्या कहेगी, इंग्लैंड के लोगों को कहेगी कि आप जर्मन लोगों को मारो, और उन्हें क्या कहेगी, देशभक्त। तो वैसे ही मैं भी देशभक्त हूँ, और इंग्लैंड ने हमारे देश पर अधिकार किया हुआ, आक्रमण किया हुआ, ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ, तो मैं क्या करूँगा, मैं भी क्या करूँगा, इंग्लैंड के लोगों को मारूंगा। वैसे ही अत्याचार कर रहा था, मैंने इसको क्या कर दिया, मार दिया। आप शक्तिशाली हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप हमें मार भी सकते हो, लेकिन हमारे क्रांतिकारी मेरी मृत्यु का क्या लेंगे, बदला लेंगे। तो ऐसी बहुत ही ओजस्वीपूर्ण इन्होंने बातें कही थी। इससे अंग्रेज भी प्रभावित हुए थे कि भाई
जो क्रांतिकारी अपने देश की देशभक्ति स्पीच दी है, तो वो स्पीच किसने दी है? वो केवल मदनलाल ढींगरा ने ही दी है। और हालांकि आप जानते होंगे ये बात जानकर कि ऐसे व्यक्ति के बारे में कि आपका जो मन है वो भी गर्व से डोल उठेगा, लेकिन हैरानी वाली बात है कि इनके परिवार ने आज दिन तक इनको स्वीकार नहीं किया था। 2015 के अंदर भी इनके सम्मान के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया था, तो इसके परिवार के सदस्यों ने शामिल होने से मना कर दिया, यानी इनके परिवार के दर्शकों ने इनको क्या कर दिया था? इग्नोर कर दिया था। तो बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी लगी होगी आपको, और कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। यह इन्हें वीडी सावरकर के नाम से या फिर इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम एक इतिहास को एक कड़ी के माध्यम से देख रहे हैं, और कक्षा 12 की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज़ के अंदर ही हमें नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भागोर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया, और यहीं से इनके जीवन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। यह पूना की जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में आपको बताना है कि इस कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आ गए थे, और इन्हें जो राजनीति में लाने, या कह सकते हैं इन्हें जो आज़ादी के पथ पर या देशभक्ति के रास्ते पर लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है, और वहीं से ये राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की, उस समय भारत का ऊपर इंग्लैंड का शासन था, इस कारण इससे हमारी भी महारानी कही जाती थी, कि मृत्यु पर आयोजित शोक सभा, यानी जो मृत्यु होती है तो मृत्यु के पीछे जो शोक सभा का आयोजन किया जाता है उसका इन्होंने क्या किया था? विरोध किया। यानी प्रारंभ से ही इनके अंदर देशभक्ति की भावना थी, और इन भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्यों से भी होती है। इसके बाद में जब वहाँ के महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद जब वहाँ के शासक एडवर्ड सप्तम वहाँ के जो शासक बनते हैं, यानी उनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक, यानी वो गद्दी के ऊपर बैठते हैं, तो उनके बैठने के बाद उनके राज्याभिषेक का जो उत्सव मनाया गया था, उन्हें वीर सावरकर ने गुलामी का उत्सव की संज्ञा दी, तथा इस उत्सव को देश और जाति के प्रति विद्रोह का, और भारतीयों से इसे नहीं मनाने को कहा, और इसका क्या किया? इन्होंने विरोध किया। हालांकि बाद में वो क्या हुआ, यहाँ से तब तक वो भारत में थे, लेकिन बाद में वो अध्ययन करने के लिए कहाँ चले गए? लंदन, जहाँ पर वो श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले, और उनके इंडिया हाउस ने उनके लिए क्या की थी? छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की थी, और वहाँ जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, और यहीं से उनके जीवन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आए। 1906 ईस्वी में सावरकर लंदन चले गए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? इससे पहले का पार्ट आपने अच्छी तरीके देखा, तो उसमें मैंने बताया था, तो इसी को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में इन्होंने महापुरुषों की जयंतियाँ एवं विचार गोष्ठियाँ आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने का कार्य किया था। किसने कार्य किया था? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो स्थापित था इंडिया हाउस, इससे संबंधित थे। यानी पहले तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ये आयोजित कर रहे थे, वहाँ अपना जो संगठन कर रहे थे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं जगा रहे, तो वहीं से सावरकर इनसे जुड़ गए थे। सावरकर ने 1857 ईस्वी में जो ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कई बार एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी और पूछा भी जा चुका है। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। इसका प्रकाशन है वो लंदन में किया गया था, लेकिन वहाँ पर इसकी रोक लगाने के कारण ये भारत नहीं आ सकी थी डायरेक्ट रूप में। इस कारण इस पुस्तक को गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षक यानी अलग अलग टाइटल से, जैसे पिकविक पेपर्स, स्काउट पेपर्स आदि नाम से इसे क्या किया था? भारत लाया गया, यानी ये भारत पहुंची थी। अब हम देखेंगे नासिक षड्यंत्र कैसी सारी कड़ी से ही जुड़े हुए, क्योंकि विनायक जो दामोदर सावरकर है वो नासिक षड्यंत्र के से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। नासिक षड्यंत्र के तो नासिक जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को किसने कर दी थी?
अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने कर दी थी। तो इसी कारण इन लोगों के ऊपर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। यहाँ पर क्रांतिकारियों को कुछ ऐसी कड़ी सजाएं दिया करते थे और ये भारतीयों के साथ में बदी टिप्पणियां भी किया करते थे। इस कारण इनकी क्या थी, लोगों के बीच में इनकी छवि खराब थी और विशेषकर क्रांतिकारियों के बीच में। तो उन क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। उन्होंने जो नासिक के मजिस्ट्रेट हैं उनकी गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देश पांडे को 19 अप्रैल 1911 को क्या कर दी गई थी, फांसी। ये जो मुख्य रूप से गुट था उसे कर्वे गुट के नाम से जाना जाता था और इसी गुट के इन सदस्यों को इस केस के सिलसिले में क्या दे दी गई, 19 अप्रैल 1911 को फांसी देगी। अब जानने वाली बात यह है कि जो जैक्सन की हत्या के लिए जिस पिस्तौल का प्रयोग किया गया था वो लंदन गुट। अब लंदन गुट कौन था, लंदन गुट के अंदर थे वीर सावरकर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा फिर लंदन छोड़ कर के पेरिस चले गए और उसके बाद वो हमेशा के लिए जिनेवा चले गए। तो उनके द्वारा जब लंदन छोड़ने के बाद में जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस का संचालन वीर सावरकर के हाथ में आ गया था और इसी गुट के द्वारा इस जैक्सन की हत्या के लिए या भारत की आज़ादी के लिए देश के अंदर चोरी छिपे हथियारों की सप्लाई की जाती थी। तो यह यानी लंदन गुट यानी सावरकर द्वारा भेजी गई जो ब्राउनिंग पिस्तौल है उसका प्रयोग इसकी हत्या के लिए किया गया था। इस कारण इस केस के सिलसिले में सावरकर को भी बंदी बना लिया। जब सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया जा रहा था तो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और ये जानते थे कि अंग्रेज उनके साथ क्या सलूक करेंगे। इस कारण उन्होंने क्या किया, जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तब वे समुद्र में कूद पड़े किंतु पकड़ गए, यानी समुद्र के अंदर वो तैर कर फ्रांस की सीमा के अंदर चले गए। वहाँ फ्रांस की जो जल सेना उन्होंने इसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और बाद में अंग्रेजों के मित्र होने के नाते फ्रांस ने फिर सावरकर को अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया था। इसके बाद सावरकर को भारत में लाया गया और भारत लाकर के सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल, जिसे काले पानी की सज़ा कहा जाता है, इसी जेल जो काले पानी के नाम से प्रसिद्ध थी, ये जो काले पानी की सज़ा थी वो ये अंडमान द्वीप की इसी सेलुलर जेल में उसको भेजा जाता था। उन्हें आजीवन निर्वासन का भी दंड दिया। निर्वासन यानी देश निकाला, वो कभी भारत के अंदर नहीं घुस सकते थे। सावरकर को सेलुलर जेल में घोर यातनाएं भी दी गई, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ उनके साथ में कष्ट दिया गया, उन्हें परेशान किया गया था। हालांकि वो इससे अडिग नहीं हुए थे, काफ़ी कुछ उसने इन कष्टों का सामना किया था। तो इन सभी कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी थी। ये कुछ नया शामिल किया गया है, जो पिछली सरकार थी उस समय ये शामिल नहीं किया गया था, तो इस बार थोड़ा इसमें ये नया शामिल कर दिया। समक्ष पहली दया याचिका थी वो 30 अगस्त 1910 को और दूसरी 14 नवंबर 1911 को भेजी, जिसमें सावरकर ने संवि को क्या कहा था, पुर्तगाल का पुत्र, क्योंकि इस समय अंग्रेजों और पुर्तगालियों के संबंध अच्छे थे, उनके बीच में कोई टकराव नहीं था। इनका हो सकता है क्योंकि जो मुंबई था वो भी पुर्तगालियों ने ही दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया था। लिखा कि वह सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है और तीसरी दया याचिका 1917 में और चौथी दया याचिका 1 फरवरी 1918 को दी थी। हो सकता है बाद के समय में उनके विचारों में किस कारण परिवर्तन आया था, तो इसी परिवर्तन का ये नतीजा जो उनकी दया याचिकाएं हो सकती है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त अंग्रेज़ों से छोड़ने की मांग की थी, हालांकि अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं सुना था। 1921 में सावरकर की याचिका ब्रिटिश सरकार ने क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी और स्वीकार करके उन्हें सेलुलर जेल से छोड़ दिया और जिला रत्नागिरी जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ की जेल के अंदर रखा गया था। और वहाँ से भी 2 मई 1921 ईस्वी को, कब हुआ था ये, 2 मई 1921 ईस्वी को उन्हें रत्नागिरी जेल से 5 वर्ष तक राजनीति में भाग न लेने की शर्त पर छोड़ दिया गया था। और सावरकर ने भी जेल से छूटने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया, यानी वो
जो राजनीति थी, सक्रिय राजनीति, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था और हिंदू महासभा के सदस्य बनकर कार्य करने, बाद में इनके अध्यक्ष भी बने। यानी जो हिंदुओं की मुहिम है उस मुहिम को चलाते रहे। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की थी। अब देखो ये सारी की सारी बातें काफ़ी समय पहले आपने भी और अब भी आपने सुना था। जो सिलेबस को लेकर जो टकराव या विचारधारा को लेकर टकराव चल रहा था, ये पार्ट्स उसी विचारधारा को दृष्टिगत करता है कि वो क्या चाहते थे, हिंदू राष्ट्र। जबकि उससे पहले ये क्या करते थे, सबका सहयोग लेते थे और सबको साथ में लेकर के भारत, यानी वो एक भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। ये सारा जो भी मैटर रहा हो इसके बाद में, लेकिन उनके जो योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद में दूसरा जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की थी। जो 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, उस समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, क्योंकि हो सकता है उस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदल चुका था और 1907 में जो मुस्लिम लीग का भी गठन हो चुका था और इस समय तक जिन्ना भी काफ़ी कुछ जो सांप्रदायिकता तत्व फैला रहे थे, इन कारण इनका हो सकता है झुकाव इस और हुआ। तो इस कारण इन्होंने हिंदुओं की राजनीति और हिंदुओं का सैन्यकरण हो का नारा बुलंद किया था, क्योंकि दूसरी ओर सर सैयद अहमद खां भी मुसलमानों के हित के लिए और अंग्रेज़ों से अधिक मुसलमानों के लिए सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि उस समय राजनीति के अंदर जो सांप्रदायिकरण का तत्व है वो बढ़ रहा था। इसी का ये नतीजा है कि जो 37 पर इस तरीके की राजनीति देखने को उस समय मिली थी। हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा, ताकि बाद के समय में जब जरूरत पड़े तब क्या हो, हिंदुओं को सैनिक दृष्टि से सक्षम हो सके। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था, जिसमें अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ने के लिए गांधी जी ने चलाया था। यानी गांधी जी ने इसके अंदर नारा दिया था, करो या मरो का। हालांकि इस आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था। इस बातों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वीर सावरकर के हैं वो भारत के नहीं बल्कि अंग्रेजों के समर्थक थे। लेकिन ऐसा नहीं, जो पूर्व वाले पार्ट में हमने पढ़ा और बाद में अब वो समर्थक बने, तो उसके लिए भी उस समय की कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण का भी इन्होंने विरोध किया था और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या किसने कर दी थी, नाथूराम गोडसे ने। हत्या के बाद में उन पर भी हत्या का षड्यंत्र रचने और जो नाथूराम गोडसे उनको सहयोग देने का आरोप लगाकर के मुकदमा चलाया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में बाद में वो इस मुकदमे में बरी हो गए थे। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हुई थी और आखिर जाकर के फिर सावरकर इन सारे आरोपों से क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि में क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती रही और दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी देश के बाहर सक्रिय हो गए थे। जो कक्षा 10 का मैंने पार्ट अपलोड किया था उसमें अलग अलग, जैसे बंगाल में कौन से क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र में, दिल्ली, पंजाब और भारत के बाहर किन किन ने क्रांतिकारी संघर्ष चलाया था। हालांकि इससे आगे अभी हम पढ़ेंगे, जैसे गद्दर आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो ये सारे के सारे सिंगापुर जो विद्रोह हुआ था, कामागाटू प्रकरण था, ये सारी घटनाएं जो देश से बाहर हुई थी उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इससे हम पहले देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस जो 1912 ईस्वी के अंदर घटित हुआ था, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। हार्डिंग बच निकले और इस बम कांड के प्रमुख नेता रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए। यानी वो भागकर कहाँ चले गए, वो जापान चले गए। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर हार्डिंग बम कांड में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को क्या दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। जबकि लाला हरदयाल वो लंदन चले गए। अब ये दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ क्यों, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ कि जो भारत की राजधानी है वो 1911 के अंदर बदल करके कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। जब भारत की राजधानी परिवर्तित करने के कारण दिल्ली के अंदर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें हाथी के ऊपर
वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग सवार थे। तो इसी समय रास बिहारी बोस जो क्या करते थे, अंग्रेज़ों के वफादार दिखने का कार्य करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें देश के प्रति कुछ करने की आग जल रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने मिलकर के क्या कर दिया, लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंक दिया। हालांकि इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग तो बच गया, वो केवल घायल ही हुआ, लेकिन उसका महावत और 2 अन्य सहायक वो इस कांड के अंदर मारे गए थे। तो इसी कांड के अंदर जो आरोपी बनाया गया था इन सब में, जिसमें अमीरचंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इनको तो फांसी की सजा दी गई थी। लाला हरदयाल लंदन चले गए थे, जबकि रास बिहारी बोस एक बार फिर से यहाँ से भाग करके कहाँ जापान चले गए थे और बाहर से बाहर रह करके उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया था। अब हम देखेंगे विदेशों के अंदर कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां की गई थी जिसके माध्यम से भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया गया, और विदेशों में रह रहे भारतीयों और भारत के जो पूर्व सैनिक आदि थे उन्हें संगठित करके भारत को आज़ादी के लिए कुछ कार्य किए गए थे। उन्हीं कार्यों के अंदर हम देखेंगे विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो गदर पार्टी द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में। इसके अलावा हम इस पार्ट के अंदर देखेंगे कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में, जिस प्रकरण से भी भारतीयों के अंदर राजनीतिक जागृति प्राप्त करने का कार्य किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर अन्य जैसे बर्लिन आदि, जापान, सिंगापुर आदि जहां भी भारत की आज़ादी के लिए जो भी प्रयास किए गए थे उन प्रयासों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो भारतीय सैनिक है उनके द्वारा भी कुछ जगह कार्रवाई की जा रही थी, और इस सभी अवसर को भारत के जो क्रांतिकारी थे वो क्रांतिकारी अपने लिए एक ईश्वरीय वरदान यानी यह ईश्वरीय उपहार मानकर भारत को या कह सकते हैं अपने देश को उपनिवेशी शासन से मुक्त करने की योजना बनाए रहे थे। इधर इस समय प्रथम विश्व युद्ध की भी घटनाएं बढ़ रही थी, तो इस कारण ये भारतीयों ने जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्होंने अपने लिए इसे एक सु अवसर के रूप में प्रयोग में किया था। और ब्रिटेन के जो शत्रु थे जैसे जर्मनी हो या तुर्की हो, इन सब से या जापान है आदि, इनसे आर्थिक और सैन्य मदद प्राप्त करने का क्या किया गया था, इस कार्य के अंदर प्रयास किया गया था। तो इसी कड़ी के अंदर हम देखेंगे गदर आंदोलन या कह सकते हैं गदर दल के बारे में देखेंगे, जिसके संगठनकर्ता थे लाला हरदयाल। हालांकि गदर दल से पहले भी यहाँ पर अमेरिका के अंदर काफ़ी सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ या कह सकते हैं संगठनों की स्थापना का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें रामदास पुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास, सोनसिंह वकना आदि इस तरीके के प्रयास वो कर ही रहे थे। तो इसमें विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख था अमेरिका। प्रमुख केंद्र कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने अनुभव किया कि भारत के ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण भारतीयों के साथ में क्या किया जा रहा है, भेदभाव। ये भेदभाव सिर्फ भारत में ही नहीं किया जा रहा, भारत से बाहर भी भारतीयों के साथ में ऐसा भेदभाव किया जा रहा था। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई भारतीय विशेषकर पंजाब के लोग कनाडा और अमेरिका के अंदर जा बसे, और जिसमें मुख्य रूप से कौन थे? पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे। वो यहाँ पर रोजगार की तलाश के लिए कनाडा और अमेरिका के विभिन्न भागों के अंदर जाकर के यहाँ पर बस गए थे। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा के जो विभिन्न शहर हैं उनके जो पश्चिमी तट, वहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहाँ जाकर के बस गए थे। लेकिन यहाँ पर भारतीयों को कठिन परिश्रम करने के बाद भी वो अनुभव करने लगे कि उनका सम्मान नहीं हो रहा, यानी उनका किसी भी तरीके से या मान सम्मान यहाँ पर नहीं था। भले ही वो कितना ही परिश्रम कर दे, कितना ही मेहनत कर दे, लेकिन उनकी कोई वैल्यू वहाँ पर नहीं थी। तो इस बात को लेकर के भारतीय लोग निरंतर प्रयास करने लगे कि हमें भी कहीं संगठित होकर के कुछ कार्य करना चाहिए, और इसीलिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई थी। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था पोर्टलैंड। यहाँ पर सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, इस संस्था की स्थापना की। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। और भी इसके अलावा भी काफ़ी सारी कुछ संस्थाओं की स्थापना यहाँ पर विदेशों के अंदर की गई थी। और आखिर ये सारी संस्थाएं फिर मिलकर के आगे चल कर के किस नाम से आई? गदर दल के रूप में अस्तित्व में आई थी। गदर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, वो पोर्टलैंड की बात है, ये सैन फ्रांसिस्को की बात है, इस बात को कई बार कंपटीशन एग्जाम है
एक तो ये डेट महत्वपूर्ण है कि गदर दल की स्थापना या गदर दल का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1913 को। अमेरिका के कहाँ पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया। हालांकि इसका गठन लाला हरदयाल, लेकिन इसके अध्यक्ष सोनसिंह भकना बनाए, जो ऊपर हमने पढ़ा हिंदुस्तान जो एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट है उसका जो संगठन करता थे, उन्होंने ही इसका अध्यक्ष बनाया गया और मंत्री खुद लाला हरदयाल जी बने थे। इस पार्टी में गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य जैसे काशीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह सरावा और रामचंद्र आदि, ये भी इसके क्या थे, मुख्य सदस्यों के रूप में सम्मिलित थे। अब इन सब ने क्या किया था, ये जितने भी अभी करतार सिंह सरावा, रामचंद्र आदि, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रांतिकारियों के जो अन्य लोग, अन्य क्रांतिकारी थे, उनके अंदर संगठन करने का कार्य किया। और इसके लिए जो सैन फ्रांसिस्को है, वहाँ पर इस गदर दल का क्या किया गया था, मुख्यालय स्थापित किया गया। और बाकी से संगठन जो बाकी अमेरिका के अन्य जो शहर थे, उन शहरों के अंदर भी इस गदर दल की शाखाएं खोली गई और भारत की आज़ादी का जो संगठन है, उस संगठन को करने का कार्य किया गया। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस संगठन का आखिर उद्देश्य क्या था। तो इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी जो साहित्य उसका प्रकाशन करना, उसे भारत तक पहुंचाना। इसके अलावा विदेशों में जो नियुक्त भारतीय सैनिक है उनके मध्य कार्य करना और उनमें जो सैनिक है जो विदेशों में उनमें ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जगाना, विदेशों से हथियार प्राप्त करना और उन हथियारों को भारतीय क्रांतिकारी है उनके बीच में वितरित करना और एक एक करके सभी जो ब्रिटिश उपनिवेश है उनमें विद्रोह करना। ये भी बात थी कि यहाँ इस कारण इस क्षेत्र में ये कार्य कर रहे थे, जहाँ भी ब्रिटिश जो भी ब्रिटिश उपनिवेश थे वहाँ पर आंदोलन को संगठित करके इनका विचार था कि सभी जगह अगर ब्रिटिश उपनिवेश विद्रोह करेंगे तो आखिर ब्रिटिश को हार स्वीकार करनी पड़ेगी और उन्हें क्या करना पड़ेगा, इन देशों से अपना शासन हटाना पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर के इस संगठन की भी स्थापना की गई थी। तो इस संगठन में मुख्य रूप से दो भाग थे। इसमें गदर दल के कितने विभाग थे, दो। पहला था प्रचार विभाग जिसके सचिव कौन थे, लाला हरदयाल, और दूसरा मिलिट्री विभाग था जिसके सचिव थे पांडुरंग खानकोजे। लाला हरदयाल व उनके साथियों ने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकाला। इसका नाम गदर क्यों रखा, क्योंकि देखो ये भी एक गदर दल भी एक क्रांतिकारी संस्था थी। इसी कारण इसने 1857 का विद्रोह था उसकी याद में, यानी उसकी स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्र है उसका प्रकाशन किया था। यानी ये साप्ताहिक पत्र था, इसका नाम गदर इसी कारण रखा, जो स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया था उसकी याद में इसका नाम रखा गया था। पहले ये समाचार पत्र गुरुमुखी और उर्दू में निकलने लगा, लेकिन बाद में ये गुजराती और हिंदी में भी निकलने लगा। इसका एक जो भाग है वो पश्तो भाषा के अंदर भी निकाला गया था। यानी बहुत सारी ये अलग अलग भाषाएं, ताकि संपूर्ण हर भाषा को जानकर जो भारतीय विभिन्न भागों के लोग हैं वो क्या करें, जो क्रांति की गतिविधियां उनसे परिचित हो सके और उनमें भी राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो सके और वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ सके। इसने अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहानुभूति प्राप्त करने का भी प्रयास किया था। लोगों को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। और इसने ये बात ध्यान रखना, पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रति यानी जो छापामार प्रणाली उसके द्वारा भारत को स्वतंत्र करवाने की योजना बनाई थी। इस प्रणाली का जो मुख्य रूप से सहयोग लेने वाले व्यक्तियों में जैसे महाराणा प्रताप जी, शिवाजी थे, इन्होंने भी गुरिल्ला युद्ध पद्धति से उस समय की बड़ी बड़ी शक्तियों को पराजित किया था। इस कारण जो लाला हरदयाल है या कह सकते हैं गदर दल है, इसने भी इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति द्वारा अंग्रेजों को बाहर से बाहर खदेड़ने की योजना बनाई थी। अमेरिका में रह रहे पंजाबी अप्रवासी युवकों को प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दल में शामिल किया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें कौन से थे, पंजाबी अप्रवासी युवक, यानी इसमें मुख्यतः पंजाब के किसान और जो भूतपूर्व सैनिक थे वो यहाँ पर आकर के अमेरिका आदि इन क्षेत्रों में बचे हुए थे। तो इन्हीं को साथ में लेकर के जो भारत को आज़ाद करने की योजना बनाई गई। देखो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना की टुकड़ियाँ यूरोप और एशिया के जो विभिन्न भागों के अंदर ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी। किसकी ओर से, ब्रिटेन की ओर से लड़ रही थी। किसके विरुद्ध, जो
अन्य जो राष्ट्र थे, विरोधी राष्ट्र थे, उनकी तरफ से उनके विरोध में ये जर्मनी आदि जैसे देश से उनके विरोध में ये लड़ रही थी। ऐसे समय में गदर दल के नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत में विद्रोह करने की योजना बनाई, यानी इन्होंने इसे एक सुअवसर के रूप में लिया था। इसके सदस्यों ने, किसके, गदर दल के सदस्यों ने सेना के सिपाहियों को गुप्त रूप से राजनीतिक शिक्षा दी और विदेशी राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इन्होंने किसानों के साथ भी संपर्क स्थापित किया, क्योंकि यहाँ के जो थे अधिकतर वो पंजाब के किसान थे। तो किसानों और युवकों के बीच में विद्रोह की घोषणा के लिए इन्होंने प्रतियां भी बांटी। जैसा कि मैंने इसके उद्देश्य को आपको बताया था कि ये क्रांतिकारी साहित्य उसका प्रकाशन करती थी, तो इस कारण ऐसी प्रतियां बांटी और इन्होंने शस्त्र भी प्राप्त किए और सरकारी खजानों को भी लूटा, यानी देश के अंदर इसने लोगों को भेजा और लूटपाट का कार्य भी किया, ताकि क्रांतिकारी गतिविधियाँ उनके लिए धन और शस्त्र की जो आपूर्ति है वो बनी रहे। विभिन्न वर्गों के लोगों में गदर दल के साहित्य को बांटकर क्रांति की भावना का क्या किया गया, प्रचार। यानी क्रांति जो गदर दल का संगठन था, इसमें सभी धर्म के लोग यानी विभिन्न वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित थे। इस कारण इसने एक धर्मनिरपेक्षता उसका भी परिचय दिया था। भारत वापस जाने वाले साथियों को इन्होंने संबोधित किया था और संबोधित करते हुए गदर दल के नेता रामचंद्र ने कहा था, भारत जाओ और देश के कोने कोने में विद्रोह भड़का दो, भारत पहुंचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे। यानी इन्होंने काफ़ी सारे इस क्षेत्र में प्रयास किए हथियार के लिए और इन्होंने कहा कि अगर हमारी योजना असफल हो गई, यदि आपको हथियार न मिल पाए तो राइफल प्राप्त करने के पुलिस चौकियों को लूटो और अपने नेताओं की आज्ञा का बिना किसी झिझक के पालन करो, यानी जो देश के लिए अपना सब कुछ है वो समर्पण कर दो। अगस्त 1914 में महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था, वो प्रारंभ। प्रथम महायुद्ध प्रारंभ होते ही क्रांतिकारियों ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जर्मनी के शासकों से सहयोग किया था। हालांकि इस क्षेत्र में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली थी। अगर इस क्षेत्र में ज़्यादा इन्हें अभूतपूर्व सफलता मिलती तो हो सकता था उस समय की जो अंग्रेजों के लिए विकट स्थिति हो सकती थी, लेकिन इन्होंने प्रयास किया। अपने प्रयासों में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अमेरिका से लाला हरदयाल, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, भूपेंद्र नाथ दत्त और तारकनाथ आदि को बर्लिन इस कार्य के लिए भेजा गया और यही दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जब लाला हरदयाल जी कहाँ चले गए, अब यहाँ से बर्लिन चले गए, तो पीछे अमेरिका के अंदर जो गदर आंदोलन चल रहा था वो भी कमज़ोर पड़ गया और बाद में जाकर के नेतृत्वहीन होकर के समाप्त हो गया था। लाला हरदयाल ने बर्लिन यानी जर्मनी के जो अंदर था राजधानी में भारतीय स्वतंत्रता जो लीग है उसकी स्थापना की थी। 1914 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित और संचालित करने का कार्य गदर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया था। इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या हो रहा था, आंदोलन जो इसका क्या किया था, विस्तार किया गया था, जिसके उद्देश्य में हथियार था, धन, प्रशिक्षण आदि सारी बातें थी। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिससे क्या हुई, इनकी जो गदर आंदोलन उनकी आवश्यकताएं वो पूरी नहीं हो पाई थी और इस दल के समर्थकों को भी इस बात का कोई भान नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतनी शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगा। जैसा कि ये जानते थे इसमें समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही प्रारंभ हो गया और ये अपने हिसाब से उतनी क्या कर सकते, तैयारी नहीं कर पाई। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इस आंदोलन के अंदर जो मुख्य रूप से क्रुद्ध और असंतुष्ट प्रवासी जो भारतीय थे उन पर ही निर्भर था। जो श्वेत वर्गीय जो ब्रिटिश शासन थे उनसे पीड़ित थे, यानी भारतीय जनमानस में यह आंदोलन अपनी पेट को यानी उसके अंदर अपनी जो जड़ें हैं नहीं जमा पाया, या ऐसा कह सकते हैं उन भारतीय जो जनमानस उनको अपने साथ नहीं जोड़ पाया था। लेकिन काफ़ी सारी इसके ऐसी विफलता के बावजूद भी इसका योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिसका जो उचित आकलन, दूरगामी और दृढ़ राजनीतिक, सुदृढ़ संगठन, कुशल नेतृत्व आदि के कारण, ये सारी न होने के कारण ये विफल रहा था। लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर इसने अंग्रेजी शासन की जो जड़ें हैं वो हिलाने का भी कार्य किया था और क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्ष शक्ति इस आंदोलन ने प्रेरणा दी थी। अगला हम देखेंगे कामागाटू प्रकरण जो 1914 में हुआ था। ये जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उससे ही जुड़ी ये सारी घटनाएं संबंधित हैं। कामागाटामारू जो प्रकरण है वो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसी कांड के कारण जो पंजाब में एक विस्फोटक जो स्थिति है वो उत्पन्न कर दी थी। यानी पंजाब का माहौल है वो बहुत ही तनावपूर्ण हो गया था। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, उसके बारे में हम देखेंगे विस्तार से।
कामागाटा मारू एक जहाज था, ये किसका, ये एक जापान का जहाज था जिसे हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए पर ले लिया था। ये किसका जहाज था, जापान का। इस जापानी जहाज को हांगकांग से गुरुदत्त ने किराए लिया और इसके अंदर 376 पंजाबी भारतीय शामिल थे, जिसमें 21 मुसलमान भी इसके अंदर साथ में शामिल थे। अब ये सभी सिंगापुर से कहाँ जा रहे थे, वैंकूवर कनाडा जा रहे थे। तो इससे यहाँ से ये सिंगापुर से हांगकांग, शंघाई और याकोहामा जो जापान के अंदर पड़ता, वहाँ से होते हुए कनाडा के वैंकूवर पहुँच गया था। और वहाँ जाने का इनका मुख्य उद्देश्य इन लोगों का था कि वे कनाडा जाकर के स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और बाद में भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम उसमें ये क्या करेंगे, भाग लेंगे। लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें वैंकूवर में उतरने नहीं दिया गया। यानी जैसे ये यात्री बंदरगाह पर, वैंकूवर बंदरगाह पर पहुंचे तो कनाडा की सरकार ने यात्रियों को उतरने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी, ब्रिटिश सरकार के दबाव में ऐसा कदम कनाडा की सरकार ने उठाया था। तो ऐसी स्थिति में 23 जुलाई 1914 को ये जहाज वैंकूवर से रवाना होकर 19 सितंबर 1914 को ये कलकत्ता के बजबज, ये बंदरगाह का ध्यान रखना, बजबज बंदरगाह पर उतरा था। अब जैसे ही यहाँ पर बंदरगाह पर उतरा तो यहाँ यात्रियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ होगी। अब देखो मुठभेड़ का कारण क्या था, जब ये जहाज वैंकूवर में था तब इसको वहाँ यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया, वहाँ से वापस लौटाया गया। तो ये यात्रियों का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने ऐसा कदम उठाया। और इधर जो कलकत्ता यानी बजबज बंदरगाह पर पहुँचते ही जो बाबा गुरुदत्त है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास अंग्रेज सरकार ने किया, हालांकि वो बच निकले थे। और बाकी जो यात्री थे उन यात्रियों को सरकार पंजाब भेजना चाहती थी और इस कारण जो शेष जो भी यात्री थे उनको जबरदस्ती पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया। लेकिन यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से क्या कर दिया, इनकार। और इसी के कारण यात्रियों और पुलिस में क्या हो गई, मुठभेड़, और जिसमें लगभग 20 यात्री मारे गए थे। और जो बाकी शेष यात्री रहे उन्हें विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब के अंदर पहुंचा दिया गया। हालांकि वहां जाकर के भी इन्होंने काफ़ी सारे दंगे फसाद कर दिए थे। अब देखो इसमें और क्या हुआ, इस जहाज में गदर पार्टी का जो मुख्य पत्र था गदर, उसकी प्रतियां आई थी जिसे क्रांतिकारियों के बीच में बांटना था। और आगे चल कर के जो एक लाहौर सशस्त्र विद्रोह की जो तैयारी चल रही थी उसके संबंध में ही ये प्रतियां आई हुई थी। अंग्रेज सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जब जहाज वैंकूवर में था तब हथियार खरीदकर जहाज पर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन क्रांतिकारी इसमें सफल नहीं हो पाए थे। और इसी कारण इस जहाज की गहराई से जांच की गई और इसमें इस गदर नामक समाचार पत्र की प्रतियां इन्हें प्राप्त हुई थी। कामागाटा मारू घटना को गदर दल के सदस्यों ने क्या किया था, विरोध किया था। और इस घटना को लेकर भारतीयों में जो ब्रिटिश विरोधी भावना भी जागृत की नहीं, यानी ब्रिटिश भारत में नहीं, इसके अलावा विश्व में हर क्षेत्र में वो भारतीयों के जो अधिकार है उन पर आघात कर रहा है और कहीं भी भारतीयों को सुखभर जीवन व्यतीत नहीं करने दे रहा या कहीं भी अपना कार्य करने या आने जाने में रुकावट डाल रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर दल के नेताओं को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया और उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर अब हिंसक प्रहार करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उनके द्वारा दो प्रयास किए गए। एक तो विदेशों के अंदर अंग्रेजों के ऊपर प्रहार करने का, यानी जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया गया और वहां से फिर जर्मनी की सहायता प्राप्त करके भारत के ऊपर भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण करना, यानी बाहर से एक तो उनका आक्रमण और दूसरा पंजाब प्रांत के अंदर, पंजाब, रावलपिंडी, फिरोजपुर, इन क्षेत्रों के अंदर भारतीय सैनिकों और जो विदेशों से आए हुए भारतीय थे उनको भारत के अंदर ला कर के जो विद्रोह करने की योजना बनाई थी। हालांकि योजना सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। वो कैसे हुए उनके बारे में पूरा हम डिटेल से जानेंगे। इसके अलावा 1915 के अंदर ये सारी घटनाएं 1915 की हम देखेंगे। 1915 के अंदर ही काबुल के अंदर भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है।
चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब पढ़ेंगे हम इस घटना को विस्तार से। तो ये सिंगापुर का जो विद्रोह है वो 15 फरवरी 1915 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? भारत से बाहर हुआ था, सिंगापुर के अंदर। ये विद्रोह गदर पार्टी के द्वारा ही किया। इस विद्रोह के अंदर मुख्य रूप से जो विदेशों में रहने वाले भारतीय सैनिकों और वहाँ की जो भी रेजिमेंट थी, जैसे पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री थी और 36वीं सिख बटालियन, उसके सैनिकों ने इसके अंतर्गत भाग लिया था। तो इस कार्य के लिए जो गदर दल के मूल चंद्र है उनको सिंगापुर भेजा गया था और उन्होंने ही वहाँ जाकर के ये तय किया कि भारतीय सैनिक विद्रोह करके जर्मन कैदियों को क्या कराएंगे? मुक्त कराएंगे। ये यानी ये गदर दल और जर्मनी के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के अनुसार पहले भारतीय सैनिक जो जर्मन से उस समय जो भारतीय सेना सिंगापुर के अंदर यानी भारतीय सेना के जो शामिल सैनिक थे जो अंग्रेज़ों की तरफ से जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने जो भी जर्मन कैदियों को जर्मन सैनिकों को कैदी बनाया हुआ था, उन कैदियों को भारतीय सैनिक क्या करेंगे? अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करके छुड़वाएंगे और बाद में भारतीय सैनिक वो जर्मन सैनिकों के साथ मिलकर के मलाया पर अधिकार करके पूर्वी एशिया से भी अंग्रेज़ों को क्या करेंगे? निकाल देंगे। ये योजना भारत और जर्मनी के बीच में बनी थी। हालांकि जर्मनी ने यह अपना मतलब निकाला था। जो पंजाब की जो लाइव इंस्पेक्टर थी, जो 5वीं और 36वीं सिख बटालियन थी, उनके जमादार थे, उन सब ने मिलकर योजनाएं बनाती थी। उन्होंने विद्रोह भी कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेज़ों ने बड़ी बेरहमी से यानी वहाँ की सरकार ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया। इसके बाद जर्मन सैनिक भारत की क्रांति में सहयोग करेंगे, यानी वहाँ से जाएंगे, फिर जर्मनी के सैनिक जो भारत की क्रांति होगी उस क्रांति के अंदर सहयोग करेंगे। जो इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं, पंजाब क्षेत्र से जो होगी पंजाब सशस्त्र विद्रोह के नाम से उससे पढ़ेंगे, इसमें सहयोग करेंगे। योजना अनुसार भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर जर्मनी के कैदियों को मुक्त करवाया, किंतु जर्मन सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को साथ नहीं दिया। यानी एक बार फिर से भारतीयों के हाथ में यहाँ क्या लगी थी? निराशा लगी थी। तो इस प्रकार जो ये योजना बनाई गई थी वो भी असफल होगी। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जर्मनी की सहायता से अंग्रेजों पर आक्रमण करने की गदर दल की योजना भी असफल हो गई। यानी गदर दल निरंतर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपने व्यक्ति भेज करके वहाँ अंग्रेजों जहाँ भी अंग्रेजों के उपनिवेश थे वहाँ पर जाकर के वहाँ विद्रोह की भावना फैलाना चाहता था और संपूर्ण भारतीयों को भी जो विदेशों में भी रह रहे थे उनको एकत्रित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि ये सारा विद्रोह असफल हो गया था और इस घटना से संबंधित जो भी 37 व्यक्ति थे उनको फांसी दे दी गई और 41 लोगों को आजीवन कारावास का दंड यानी आजीवन कारावास का कठोर दंड उन्हें दिया गया। यानी कुल मिलाकर के इस विद्रोह को सरकार ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया था। तो इसके बाद में पश्चिम की तरफ रुख किया। पश्चिमी की तरफ यानी ईरान वाले क्षेत्र में अगासे और पांडुरंग खान खोजे को गदर दल ने कहाँ भेजा? ईरान भेजा। ये दोनों वेश बदलकर बलूचिस्तान में जाते और वहाँ से भारत में हथियार भेजते थे। यानी जो भी जर्मनी आदि विभिन्न देशों से इन्होंने हथियार खरीदे थे या ईरान से प्राप्त किए थे, वो उन हथियारों को भारत भेजते। लेकिन इस कार्य में भी क्या हुए? वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार ने परमनाथ दत्त और अगासी को सरकार ने क्या कर लिया? कैद कर लिया, यानी गिरफ्तार कर लिया था। तो इन सबको गिरफ्तार करने के बाद में जो पांडुरंग खान को जो उन्होंने ईरानी सेना में भर्ती होकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया, यानी ये भी मैटर जो इस साइड का पश्चिमी की ओर जो इन्होंने प्रयास किया था वो भी इनका प्रयास समाप्त हो गया था। अब हम देखेंगे लाहौर सशस्त्र विद्रोह। यानी जिस समय 15 फरवरी 1915 को सिंगापुर के अंदर विद्रोह किया गया था, उसी से कुछ दिन बाद ही यानी 21 फरवरी 1915 को भारत के अंदर, जिसमें फिरोजपुर है, पहले भी मैंने बताया, लाहौर है, रावलपिंडी है, इन क्षेत्रों में सशस्त्र विद्रोह की योजना रास बिहारी बोस आदि ने बनाई थी। तो ये इस योजना के नायक कौन थे? रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस ने 21 फरवरी 1915 को सेना में विद्रोह की तिथि निश्चित की। यानी इस तिथि को उन्होंने कहा था कि सेना के अंदर विद्रोह किया जाएगा और संपूर्ण भारत के अंदर ये एक निश्चित तिथि की गई जिस दिन जैसे 1857 की क्रांति की गई थी, वैसे ही एक निर्णायक क्रांति करने का प्लान इसमें बनाया था। इसके लिए विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीयों को क्या किया गया था? इस पंजाब राज्य के अंदर इकट्ठा किया गया था और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से यहाँ क्या किया गया? धन भी इकट्ठा किया गया और कई भारतीय सैनिकों की रेजिमेंटों को भी विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया गया था।
तो यहाँ पर ब्रिटिश शासकों का भी मानना था कि गदर पार्टी के प्रचार से भारत में क्रांति को सफल बनाने के लिए कम से कम 8,000 भारतीय अन्य देशों से पंजाब आए थे। यानी जो विदेशों में रहने वाले भारतीय थे वो विद्रोह के लिए कहाँ पर आए थे, पंजाब आए थे। लेकिन यहाँ फिर भी गदर पार्टी के हाथ निराशा लगी। दुर्भाग्य से जो ब्रिटिश अधिकारियों को जो ये विद्रोह था उसकी जानकारी हो गई थी। इसकी जानकारी होने से सरकार ने जो गदर दल के प्रमुख नेता थे करतार सिंह सरावा सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन रास बिहारी बोस एक बार फिर से बचकर यहाँ से भाग के और कहाँ चले गए, जापान चले गए। बाकी जो भी नेता थे उनके ऊपर जो आगे हम देखेंगे, भारत सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम 1915 के अंतर्गत एक विशेष मुकदमा दायर किया और ये मुकदमा प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें करतार सिंह सरावा, विष्णु प्रिंगले आदि को क्या मिला, मृत्युदंड। यानी ये कुल मिलाकर के 45 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें करतार सिंह सरावा, विष्णु प्रिंगले आदि इसमें शामिल थे। जिसमें रास बिहारी बोस तो जापान चले गए। इसके अलावा जो सचिन चानियाल है उन्हें देश से क्या कर दिया गया, निर्वाचित कर दिया गया था। ऐसा ही ब्रिटिश सरकार के दबाव पर अंग्रेजी सरकार ने भी गदर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया, क्योंकि गदर दल का जो मुख्य केंद्र वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर था। इसी कारण ये मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा के नाम से जाना गया, जो 20 नवंबर 1917 को चलाया गया। इन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बर्लिन, जो जर्मनी की राजधानी, वहाँ से में कमेटी बनाई और जर्मन धन से हथियार खरीदे। इसके लिए लाला हरदयाल भी खुद जर्मनी गए थे और वहाँ से लोगों को भर्ती कर भारत भेजा और भारत में क्रांति की सुनियोजित योजना बनाई। यानी सुनियोजित तरीके से क्रांति करने का भारत में प्रयास किया गया। गदर दल ने भारत की सेना और जनता में विद्रोह की भावना फैलाकर सशस्त्र संग्राम के माध्यम से भारत को आज़ाद करने का प्रयास किया और इस युद्ध ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी जो छुपकर छापामार युद्ध प्रणाली है उस प्रणाली को अपनाते हुए सेना को भी अपने साथ में लेने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब के अंदर काफ़ी सारी रेजिमेंटों को साथ में सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन सम्मिलित करने के लिए राजी कर लिया गया। लेकिन क्या हुआ, योजना का पहले से ही भंडाफोड़ हो गया। कुछ देशद्रोही थे साथ ही उनके द्वारा अंग्रेज़ों को योजना बता दी गई। इसी कारण अंग्रेज़ों ने समय रहते इसका क्या कर दिया, दमन कर दिया। कई सारों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके तुरंत फांसी दे दी गई और जो संदिग्ध जो सैनिक रेजिमेंटें थी उन रेजिमेंटों को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। तो इसके द्वारा विदेशियों से भी सहायता करने का प्रयास किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट है काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना करना। तो जैसे सभी जगह सभी अपने अपने प्रयास कर रहे थे, उसी दरमियान कुछ लोगों ने भारत से बाहर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और जिससे काफ़ी सारे देशों ने तत्काल मान्यता भी प्रदान कर दी थी। या लोगों ने, कई सारे देशों ने क्या कर दी थी, इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो जर्मनी की सहायता से जो राजा महेंद्र प्रताप थे उन्होंने भारत को स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया था। तो एक तरफ जैसा कि गदर दल के लोगों ने किया, हालांकि उनका भी प्रयास असफल हो गया था, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप ने भी क्या किया था, जर्मनी की सहायता से भारत को आज़ाद करवाने का यानी स्वतंत्र करवाने का प्रयास किया था। तो राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित है, काबुल में दिसंबर 1915 को भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, जिसमें महेंद्र प्रताप संघीय राष्ट्रपति बने, जबकि मोहम्मद बरकतुल्लाह खां को क्या बनाया गया, बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ सारा का सारा इनके एक और सहयोगी थे, उनका नाम था ओबेदुल्ला सिंधी, जिनसे एक रेशमी रुमाल षड्यंत्र भी जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी की सारी योजनाएं भी वहाँ सफल नहीं हो पाई थी और इस जो काबुल की अस्थायी सरकार ने अफगानिस्तान सरकार के साथ में सीधा संबंध भी स्थापित किया गया था। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, जिसके अंदर इसका गठन, इसके कार्य और इसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में जैसे काकोरी कांड है, साड्रस हत्याकांड है, इसके अलावा जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम विस्फोट है, उन सारी घटनाओं के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर विवेचन करने वाले हैं और उन सभी घटनाओं को किस तरीके से हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है उसने अंजाम दिया था, इसके कौन से प्रमुख नेता थे, इसकी बैठकें कहाँ पर हुई थी
आदि संपूर्ण विवेचन अध्ययन करेंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो, तो इस समय की जब हम बात कर रहे थे, इस समय की काफ़ी कुछ घटनाएं हो रही थी। देखो, इस घटनाओं की कड़ी भी बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी कि भारत में 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हुई क्रांतिकारी गतिविधियां प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति स्थिति यानी क्या हो गई थी, कमजोर। इसका कारण क्या था? क्रांतिकारी जो रास बिहारी बोस है, जो उस समय मुख्य क्रांतिकारी घटनाओं को हैंडल कर रहे थे, वो यहाँ से छोड़ करके कहाँ चले गए? जापान चले गए। जबकि सचिंद्र नाथ सान्याल ये भी मुख्य क्रांतिकारियों का संगठन करता थे और काफ़ी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन करता थे। इनको भी 1915 ईस्वी में बनारस षड्यंत्र केस में आजीवन कारावास यानी क्या हुआ था, काले पानी की सज़ा मिली थी। और इधर कुछ और भी ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं के माध्यम से भी क्या हुआ, क्रांतिकारी जो नवयुवक हैं उन्होंने महात्मा गांधी यानी जो महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया था, जो आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी गांधी जी ने इस समय असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, उसमें भाग लिया था। अब देखो, बात हुई क्या थी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, क्रांतिकारियों को बड़ी निर्ममता से दंडन किया। तो इसमें जो हमने पढ़े कि कुछ क्रांतिकारी बिखर गए, यानी कहीं जैसे रास बिहारी बोस जैसे जापान चले गए और काफ़ी सारे क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और अनेक सारे क्रांतिकारी जो भूमिगत हो गए, तो और कई बाकी जो से इधर उधर बिखर गए, यानी इनका जो संगठन है वो टूट गया। यानी इनका संगठन है जो समन्वय है वो सारी कड़ियाँ यहाँ पर छूट गई थी और इस कारण क्रांतिकारी गतिविधियाँ नहीं हो पा रही थी। और इसी समय काफ़ी सारे युवा थे जो गांधी जी द्वारा चलाए गए अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन के अंदर सम्मिलित हो गए थे। क्योंकि गांधी जी और जो CR दास और अन्य नेताओं ने भी जो जेल से रिहा क्रांतिकारियों को आतंकवादी गतिविधियां छोड़ करके असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने की अपील की थी। तो इससे भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए जो आतंकवाद है उसका रास्ता छोड़ दिया था। यानी जो 1920 के अंदर सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, जो लागू करने के लिए क्या करती थी सरकार, एक भारत के अंदर सद्भावना का माहौल बनाना चाहती, इसके लिए उसने क्रांतिकारियों को छोड़ दिया था। अब देखो घटनाएं क्या होती है, टर्निंग पॉइंट यहीं से प्रारंभ होता है कि अब जैसे ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में एक युवाओं को नया मंच मिल गया था, लेकिन ये बात ज़्यादा चली नहीं। यानी इसको महात्मा गांधी ने द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होना प्रारंभ कर दिया। यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को एकाएक स्थगित कर दिया, तो इससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो गए। यानी गांधी जी के जो मूल सहयोगी थे, राजनीतिक नेता थे, वो भी इनसे क्या हुए थे, नाखुश हो गए थे। और जो क्रांतिकारी बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं की तो बात अलग ही थी। तो इसमें सचिंद्र सान्याल ने जेल से छूटने पर नवयुवकों को एकजुट करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस दर क्या हुआ, सचिंद्र सान्याल को जो जेल की सज़ा दी गई थी, तो उनके अंदर भी अभी फिर बाद में जब 1920 में जो अधिनियम आना, इनको भी छोड़ दिया गया, तो ये भी बाद में रह करके संगठन करने लगे। और जन आंदोलन की आंधी में जो लोग सब कुछ छोड़ करके असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, वो भी गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने से अपने साथ विश्वासघात मानने लगे। तो इन सारी बातों को लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व में जो रणनीति और अहिंसा की बातों पर अब इन लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक कोई दूसरा विकल्प खोज रहे थे। यानी ये सिर्फ अब हिंसात्मक तरीके से ही स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास करने लगे थे और इसी कारण जो क्रांतिकारी आतंकवाद कहो या क्रांतिकारी घटनाएं वो दोबारा से प्रारंभ हो गई थी। इसी दरमियान अक्टूबर 1924 में कानपुर के अंदर क्रांतिकारी युवकों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सचिंद्र सान्याल के प्रयासों से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हो गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था, इस आंदोलन का देखो उद्देश्य क्या था। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया की क्या करना था, स्थापना करना था, जिसका आधार वयस्क मताधिकार हो। यानी इस तरीके की ये व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जिसके अंदर इसके प्रमुख नेताओं में मनमोहन गुप्त, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद आदि प्रमुख इसके नेता थे। तो इस संस्था का जो उद्देश्य
वो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेज राज्य को क्या करना था, समाप्त करना था। इसने नवयुवकों को इस दल में शामिल किया और हथियार एकत्रित करके उन्हें क्या देना, प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, यानी उन्हें प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। और इसका सैनिक संगठन देखो, इसमें अलग अलग शाखाएं थी, जिसमें इसमें सैनिक संगठन था जिसका नाम था रिपब्लिक आर्मी। 1924 में इस दल ने इसने एक पर्चा भी चलाया था, रिवोल्यूशनरी। ये जो कंपटीशन एग्जाम उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया गया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो 1928 के अंदर फिरोजशाह कोटला मैदान यानी दिल्ली के अंदर जो क्रांतिकारियों की बैठक होती है, उस बैठक में उसका नाम बदल दिया जाता है। अब हम मुख्य देखेंगे काकोरी कांड। अब देखो काकोरी कांड क्या था, और इस कांड को अंजाम भी किसने दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी इसका ये सबसे प्रमुख कार्य था। तो अब क्या था, क्रांतिकारियों को अपने कार्यों के लिए धन की आवश्यकता थी, बिना धन के कार्य चलेगा नहीं। इस कारण सरकारी खजाना लूटने के लिए एक योजना बनाई गई क्योंकि क्रांतिकारियों को बाकी लोगों से भी मदद नहीं मिल रही थी। तब ऐसी स्थिति में क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटने का कार्य किया था, और इसी का नतीजा था काकोरी डकैती या काकोरी कांड। तो इन्होंने क्रांतिकारियों ने क्या किया था, 9 अगस्त 1925, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण को, लखनऊ के पास में काकोरी नामक गांव के निकट ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था। तो अब देखो क्रांतिकारियों ने क्या किया था, यानी ये क्रांतिकारी कौन थे, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे, उन्होंने सहारनपुर जो लखनऊ लाइन पर 8 डाउन रेलगाड़ी को इस काकोरी नामक स्थान पर, कौन सा, ये काकोरी जो गांव है, इस गांव के अंदर इसको रोककर यहाँ जो भी रेल विभाग का जो खजाना भेजा जा रहा था, यानी जो सरकारी खजाना था, उसको लूट लिया। तो इस घटना से सरकार क्या हुई, बड़ी ही क्रोधित हुई, और सरकार ने क्या किया, क्रांतिकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर लिया और उनके ऊपर काकोरी कांड यानी काकोरी षड्यंत्र नाम से मुकदमा चलाया। काकोरी कांड के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में नवयुवकों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया, और इसी दरमियान कुछ महत्वपूर्ण लोगों को क्या दी गई थी, फांसी की सजा, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाइड, इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और सशिंद्र सान्याल को कारावास दे दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद फिर यहाँ से बचकर भाग निकले, यानी जो ब्रिटिश सरकार है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। इस कारण आज़ाद ने गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी थी। तो इस पूरे अभियान के अंदर जो कुछ और 17 जैसे अन्य लोग थे, उन्हें लंबी सजाएं सुनाई गई थी, और भी बहुत सारे लोगों का इसमें क्या किया गया था, दमन किया गया था। तो इस घटना से जो उत्तर भारत के जो क्रांतिकारी थे उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा था, और लेकिन फिर भी क्रांतिकारी घटनाओं का पूर्ण रूप से दमन नहीं हो सका था। इस समय पंजाब, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजपूना आदि में गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, किंतु इसमें क्या था, एकता और समन्वय का अभाव था, यानी इसमें एकता नहीं थी, नहीं इनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन था, जिस कारण वो संयुक्त रूप से कार्य कर सके, और इसी कारण वो अपनी महत्वपूर्ण जो योजनाएं थी उन योजनाओं में भी क्या हुई, ये सफल नहीं हो पाए थे। में उत्तर भारत में जो सक्रिय क्रांतिकारी थे उनकी बैठक हुई, जिसमें एक केंद्रीय समिति का गठन हुआ, और इस नई केंद्रीय समिति में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, विजय कुमार सिन्हा, इसके अलावा शिव वर्मा, फणींद्र नाथ घोष, कुंदन लाल आदि को सम्मिलित किया गया, और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। इस संगठन के निर्माण के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और इस संगठन का लक्ष्य था संविधानता प्राप्त करना और समाजवादी राज्य की स्थापना करना था। अब देखो यहाँ से तो बात ये बन गई, यानी जो फिरोजशाह कोटला मैदान के अंदर जो क्रांतिकारियों का, या कह सकते हैं युवा क्रांतिकारी जो बैठक हुई थी, उसमें युवा क्रांतिकारियों ने सामूहिक जो नेतृत्व उसको स्वीकार किया था, और अब समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। इसी कारण इसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। क्रांतिकारी अब संगठित क्रांतिकारी कार्रवाई में विश्वास करने लगे। इसके लिए इन्होंने बम बनाने में सहायता देने के लिए इस एसोसिएशन ने यतीन्द्र नाथ दास को कलकत्ता से कहाँ भेजा, पंजाब, ताकि क्रांतिकारी जो गतिविधियाँ हैं उनको गति दी जाए। और इसी संगठन ने बाद में चल करके आगे जो सैंडर्स हत्याकांड है, इस हत्याकांड को भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसी ने अंजाम दिया था।
यानी देखो बीच का कुछ समय था जिसमें क्रांतिकारियों के बीच में क्या आ गया था, ठहराव आ गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब नवंबर 1928 में शेर पंजाब के नाम से जाने जाने वाले लाला लाजपत राय की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसी हत्या के कारण यानी जो लाठीचार्ज अंग्रेजों द्वारा इसके ऊपर किया गया उनसे पुनः क्रांतिकारी भड़क उठे। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय अंग्रेज स्क्वाड द्वारा लाठीचार्ज में क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। और 1 माह बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इसी घटना से क्रांतिकारी 1 महीने बाद यानी 15 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु। और इसी कारण क्रांतिकारियों ने अंदर गुस्सा हुआ और उन्होंने बदला लेने का ठान लिया था। आपको कमेंट करके बताना है कि साइमन कमीशन का भारतीय लोग क्यों विरोध कर रहे थे। तो इसका बदला लेने के लिए यानी जो लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी उसका बदला लेने के उद्देश्य से 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाहौर के अंदर स्कॉट को मारने का निश्चय किया, किंतु धोखे से उसके सहायक सैंडर्स की हत्या हो गई। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें थी जिनके कारण इनका जो निशाना है या फिर इनकी जो पहचान है उस पहचान को थोड़ा धक्का लगा था। और इसी कारण जो मारना ये स्कॉट को चाहते थे लेकिन स्कॉट को ये नहीं मार सके और उसकी जगह इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। लेकिन सैंडर्स की हत्या के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने पोस्टर लिखाए और उन पर लिखा कि लाखों लोगों के चैत्य नेता की एक सिपाही द्वारा हत्या पूरे देश का अपमान था, जिसका बदला लेना भारतीय युवकों का परम कर्तव्य था। सैंडर्स की हत्या पर हमें दुख है क्योंकि हम इसको ये चाहते थे कि हम स्कॉट को मारना चाहते, लेकिन सैंडर्स मारा गया, इसका दुख है। पर वह उस अमानवीय और अन्याय व्यवस्था का अंग था। कौन सी व्यवस्था, जो अंग्रेजी शासन की अन्याय व्यवस्था, उसी का ही एक भाग था जिससे नष्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी कारण हमने क्या की थी, उसकी हत्या कर दी थी। अब सैंडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र के द्वितीय के नाम से मुकदमा चलाकर 30 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी थी, फांसी दे दी थी। तो इन लोगों को जब फांसी पर लटका दिया गया तो इस घटना से क्या हुआ था, पूरा देश बड़ा ही स्तब्ध रह गया था और देश के हर कोने के अंदर इनकी जो कुर्बानी की जय जयकार की जाने लगी और सरकार की इस कायरतापूर्व कार्रवाई की सब जगह निंदा की जाने लगी। और इसी घटना से फिर एक बार जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनके अंदर क्या हो गया था, उबाल आ गया था। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है केंद्रीय विधानसभा बम कांड। अब देखो ये भी कार्य है जो केंद्रीय विधानसभा में जो बम कांड किया गया, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एसोसिएशन थी उनके नेतृत्व में ही किया गया। अब देखो हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है उसका थोड़ा उद्देश्य बदल गया था। उसने ये जनता को समझाने का निर्णय किया कि क्या निर्णय किया है कि वो लोग जन क्रांति में विश्वास रखते, यानी अब वो क्रांतिकारी या विध्वंसकारी या हिंसक घटनाओं में विश्वास नहीं रखते। अब उनका विश्वास है सिर्फ जन क्रांति में, यानी जनता को साथ लेकर वो क्रांति करना चाहते हैं। और इसी समय जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीयों और विशेषकर क्या कर दिया था, मजदूर थे, मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से 2 कानून लेकर आई थी, जिसमें से एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, दूसरा था ट्रेड यूनियन बिल। ये बिल जो केंद्रीय विधानसभा है इसमें 8 अप्रैल 1929 को रखा गया और इसी दरमियान यहाँ पर यह बिल पास हो रहा था। जब ये बिल पास करने की सरकार यहाँ पर योजना बनाई हुई थी तो इसके विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो केंद्रीय विधानसभा का जो केंद्रीय हॉल है उस हॉल के अंदर जो खाली बेंचें थी उस पर बम फेंककर इन बिलों का क्या जताया था, विरोध इनका जो बम फेंकने का जो उद्देश्य था वो किसी की हत्या करना नहीं था और न ही किसी को चोट पहुंचाना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो इन्होंने संवे ने भी बाद में दृष्टिगत किया और इन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य मुख्य था सरकार को जो इन बिलों के खिलाफ जो विरोध है उस विरोध से अवगत करवाना और बहरे कानों को सुनाना, क्योंकि अंग्रेज़ों के कान बहरे हो चुके हैं, वो हमारे यहाँ के लोगों की कुछ भी नहीं सुनते, इसलिए उनके बहरे कानों तक आवाज़ पहुँचाने के लिए एक हमने मामूली बम बना करके इसका विस्फोट कर जो खाली बेंच है उन बेंचों के ऊपर किया था। और इसके बाद में क्योंकि अब तक जो क्रांतिकारियों के प्रति जनता की भावनाएं बहुत ही अलग थी, क्योंकि जनता ये चाहती थी कि क्रांतिकारी लोग क्या करते हैं,
घटनाएं घटित कर देते हैं और इसके बाद वो भाग जाते हैं और उनका जो खामियाजा है जनता कहती है कि हमें भोगना पड़ता है। तो इस बार जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे उन्होंने जानबूझकर खुद को क्या करवाया था, गिरफ्तार, क्योंकि जब बाद में भगदड़ मच गई थी तो वो भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। यानी ये चाहते थे और जनता को संदेश भी देना चाहते थे कि क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उनकी सज़ा क्रांतिकारी संघ भुगतने को तैयार है, वो जनता को नहीं भुगतने देंगे, यानी जनता को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ऐसे लोगों के बदौलत ही हमें आज़ादी मिली। आप सभी जानकर या अभी समझ भी गए होंगे किस तरीके से इन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दे दिया और इस देश की इस आज़ादी को और इसको संरक्षण रखना भी या सुरक्षित रखना भी हम सबका परम कर्तव्य है। तो ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आदि के बारे में देखेंगे। धन्यवाद। मैं आज़ाद हूँ, चिंगारी आज़ादी की सुलगी मेरे जश्नों में, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में, मौत जहाँ जन्नत हो यह बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। ये बात कहने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी और उनके कार्यों के बारे में आज हम इस महत्वपूर्ण लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने आज हमारी आज़ादी के लिए, जिस आज़ादी को हम प्राप्त करके वर्तमान में जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उसके लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, अपना जीवन न्योछावर कर दिया और अपने आज़ाद कहने वाले कथन को सिरतार्थ किया कि मैं आज़ाद हूँ। इन्होंने कहा था कि मैं अपने ज़िंदा रहते हुए कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा और इस वचन को इन्होंने आजीवन पालन किया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अब हम देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे, सारे पार्ट अपलोड है, जिन्हें प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के देख लें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है ऊपर आई बटन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, तो इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा गांव के अंदर हुआ था। आधुनिक मध्य प्रदेश है, उसके अंदर जो भाभरा गांव है वहाँ पर इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। किसके घर पर हुआ था? सीताराम तिवारी और जगरानी देवी, इनके घर पर हुआ था। वे अपने घर को छोड़ करके कहाँ गए? काशी उत्तर प्रदेश में आ गए और वहाँ संस्कृत विद्यालय के अंदर ये क्या करवाने लगे? अध्यापन कार्य करवाने लगे और यहीं से इनके जीवन का क्या होता है? टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो आपको कमेंट करके बताना कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इस असहयोग, देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस समय की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी जब जो क्रांतिकारी घटनाएं हैं उस घटनाओं के अंदर कमी आई और क्रांतिकारियों के अंदर जो मनोबल भी टूटने लगा और कुछ गांधी जी उन बहुजन जो नेता थे राष्ट्रीय, उनकी जो अपील के कारण भी क्रांतिकारी जो असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षित हुए थे। तो इस दरमियान काफ़ी कुछ समय के लिए जो क्रांतिकारी घटनाएं वो क्या हो गई थी? शिथिल पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पर भी गांधी जी ने जैसे ही असहयोग आंदोलन को स्थगित किया तो इनके हाथ भी क्या लगी? निराशा ही लगी थी। तो इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इनका नाम आज़ाद बाद में नाम पड़ेगा, पहले इनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पकड़े जाने पर जब मजिस्ट्रेट ने उनसे जानकारी मांगी तब उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आज़ाद। पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास स्थान कारागार। तो आप समझ सकते हो इस समय इनकी आयु लगभग 14 वर्ष की थी। तो 14 वर्ष का एक जो बच्चा था और उस बच्चे को जब गिरफ्तार किया गया तो उनका जज्बा देखने लायक था, उनकी राष्ट्रभक्ति, इन सभी बातों को लेकर के आप सबको अंदर भी जो इनके प्रति सद्भाव की प्रेरणा आ जानी चाहिए, इनके अंदर निष्ठा की भावना आ जानी। किस तरीके से ऐसे निष्ठावान जाबांज हमारे देश के लोगों ने हमारी आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। तो मजिस्ट्रेट ने इस छोटा बालक समझ करके इस बालक को 14 बेत की सज़ा सुनाई, लेकिन हर बेत पढ़ते समय इन्होंने सिर्फ वंदे मातरम के नारे ही लगाए थे। तो इस तरीके की जब वीरता का
बखान वहाँ के लोगों ने सुना था। तो इस बात को लेकर के हर कोई आश्चर्यचकित हो गया था और जगह जगह इनकी ही चर्चाएं की जाने लगी थी। तो इस बात को लेकर के वीरता के लिए बनारस के अंदर इनका क्या क्या अभिनंदन किया। जब इनको जेल से छोड़ा गया तो बाहर लोग फूल मालाएं लेकर खड़े थे और बड़े ही जोश के साथ लोगों ने इसका क्या किया था, स्वागत किया था। इन्होंने काकोरी ट्रेन लूट और सांडर हत्याकांड में भी आज़ाद ने महत्वपूर्ण भूमिका ली। इसके अलावा भी और सारे केस थे, जैसे लाहौर षड्यंत्र केस था और भी बहुत सारी जो क्रांतिकारी और जो आतंकवादी घटनाएं थी, उस घटनाओं के अंदर इनकी प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल थे और बाद में क्या हुआ था, जैसे ही गांधी जी ने चोरी चोरा की घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिया था, तो इसी कारण चंद्रशेखर का क्या हो गया था, कांग्रेस से मोह भंग हो गया और इन्होंने हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ यानी जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो अपने रिपब्लिक सोशलिस्ट बाद में होगी हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी, उस पार्टी में भी ये क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और इसी दरमियान इन्होंने विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं के अंदर भाग दिया, जिसमें एक था काकोरी ट्रेन लूट। कमेंट करके इसकी डेट बतानी है आपको कि काकोरी ट्रेन लूट की ये घटना कब घटित हुई थी। तो इनके नेतृत्व में दिसंबर 1930 में हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी है ने दिल्ली के निकट वायसराय लॉर्ड इरविन की जो रेलगाड़ी उसको भी क्या किया था, बम से उड़ाने का प्रयास किया था। अब देखो, जब यहाँ की बात है 23 दिसंबर 1930 की ये घटना है, जब वायसराय लॉर्ड इरविन जो ट्रेन से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, दिल्ली के निकट, जो यहाँ दिल्ली के निकट जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उसके पास दिल्ली मथुरा लाइन है, उस लाइन के नीचे चंद्रशेखर आज़ाद और इन क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, उस रेल लाइन के नीचे बम विस्फोट किया था। हालांकि इस बम विस्फोट में वायसराय बच गया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, बहुत सारी क्रांतिकारी घटनाएं की थी। और इन क्रांतिकारी घटनाओं के बाद में अब क्या हुआ था, अब इनके जीवन की अंतिम छाया। तो देखो होता क्या है कि जो कानपुर के जो प्रताप समाचार पत्र के जो संपादक थे या इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उन्होंने इनको एक सजेशन दिया था और उनके सजेशन के कारण ना ये जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए कहाँ चले गए, इलाहाबाद चले गए। और इलाहाबाद में कहा जाता है, इसमें बारे में काफ़ी विरोधी बातें मिलती हैं। कहा जाता है, कई तो कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने मिलने से मना कर दिया और कई कहते हैं वो मिले पर दोनों के बीच में तकरार हो गई थी। इस तकरार से क्या हो गया था, ये चंद्रशेखर आज़ाद रुष्ट होकर के वहाँ इलाहाबाद के जो अल्फ्रेड पार्क है उस पार्क में आ गए थे और वहाँ अपने सहयोगियों से, जिसमें मुख्य रूप से सुखदेव राज भी था, उनसे बातचीत कर रहा था। और बातचीत करने समय एक भेदिये ने इनको पहचान लिया और इसकी सूचना किसको दे दी, अंग्रेज़ों को दे दी, जिसमें अंग्रेज़ों ने आकर के इन्हें घेर लिया था। और कई तो कहा यह भी जाता है, कई तो बातें इसमें नेहरू जी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि नेहरू जी ने इनकी जो लोकेशन है उसकी जानकारी अंग्रेज़ों को दी थी। अब ये भेदिया कौन था इसके बारे में भी स्पष्ट नहीं हुआ है। और कई ये भी इसमें जानकारी बताते हैं कि इनका ही एक साथी था, उस साथी के साथ भी अल्फ्रेड पार्क के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद इनकी बहस हो गई थी। इस बहस के कारण जो चंद्रशेखर आज़ाद से उसकी बहस हुई थी, इस बहस को उसके इनके साथी ने क्या कर दिया, बदला लेने के लिए अंग्रेज़ों को सूचना दे दी। इस कारण अंग्रेज़ जो सेना थी उसने आकर के इनको क्या कर लिया था, इस अल्फ्रेड पार्क के अंदर घेर लिया था। तो पुलिस अधीक्षक नाट बाबर, इसका पूरा नाम था HP नाट बाबर, तो इसने क्या कर दिया था, इनको घेर लिया और यहाँ पर दोनों के बीच में संघर्ष चला। इसी संघर्ष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो अपने साथी थे सुखदेव को, उनको भागने के लिए कह दिया। इसके लिए उन्होंने काउंटर फायर अंग्रेज़ों के ऊपर किया। अंग्रेज़ों के साथ में सेना में और भी भारतीय थे, लेकिन इनके पास गोलियां कम थी। ये सिर्फ क्या करते थे, अंग्रेज़ों को निशाना बना रहे थे, बाकी उनके सहयोगियों जो भारतीय थे सहयोगी उनको निशाना नहीं बना रहे थे। और आखिर में जब उनके पास क्या हुआ था, एक ही गोली बची, यानी उन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। उन्होंने अपने पास आखिरी गोली बची देखकर अपनी कनपटी पर गोली चलाकर मृत्यु का वर्ण किया और अंग्रेज़ सरकार आज़ाद को जीवित रहते हुए नहीं पकड़ सकी। जैसा कि उन्होंने घोषित किया कि वो जिंदे रहते अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। इस बात को उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक चरितार्थ किया था। इसके बारे में ये अपने साथियों के बीच में और भी नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे, जैसे राम प्रसाद जो बिस्मिल है वो इनको क्विक सिल्वर यानी पारा के नाम से पुकारते थे भी बहुत ही महत्वपूर्ण। ये इनके चित्र आप देख सकते हो। ये इनके एक साथी थे राम नारायण,
उन्होंने इसका एकमात्र ये चित्र बनाया था। इन्होंने अपने साथियों को बाकी सारे चित्र भी जो क्या नष्ट करवा दिए थे, लेकिन अपने एक सहयोगी को इस चित्र को भी नष्ट करवाने के लिए भेजा था। हालांकि ये नष्ट नहीं हो पाया और अंग्रेजों के हाथ लगे, क्योंकि अंग्रेज़ चंद्रशेखर आज़ाद को पहचानते नहीं थे। और इस चित्र हाथ लगने के बाद उन्होंने इसे क्या कर लिया, पहचान लिया, और उनके साथ में उनकी मुठभेड़ हो गई थी। ये हैं चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारी बात है भगत सिंह के बारे में। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद महान क्रांतिकारी थे, तो वैसे ही भगत सिंह भी इनसे कमतर कहीं नहीं थे, और इनके साथी भी थे, है ना। तो सबसे पहले इनकी जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड यानी इनकी जन्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो भगत सिंह का जो जन्म है वो 23 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर ज़िले के बंगा नामक स्थान पर हुआ था। तो कभी कभी इसको बंगा लायलपुर के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। राष्ट्रभक्ति की भावना इन्हें विरासत के अंदर मिली थी। विरासत में कैसे मिली थी? क्योंकि इसके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी क्रांतिकारी थे और देश के लिए जेल जा चुके थे। अजीत सिंह लाला लाजपत राय के साथ मांडले जेल में भी रहे थे, और जिस दिन अजीत सिंह जेल से छूट कर आए उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ। इसी कारण उनका जो नाम है भाग्यवाला यानी भगत सिंह रखा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और यहीं से वो भगत सिंह नाम से आगे जाने गए। उन्होंने लाहौर के डीएवी कॉलेज के अंदर स्थान, जो हमने पहले पढ़ा था, इसी के आगे जब आर्य समाज ने जो दयानंद एंग्लो वैदिक जो कॉलेज और स्कूलेज की स्थापना की थी, तो इन्हीं में इन्होंने अध्ययन किया था। तो यहाँ जब वो अध्ययन कर रहे थे डीएवी कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर जो स्नातक की जो शिक्षा ये प्राप्त करे थे, इसी दौरान इन्हें दो अध्यापक थे, भाई परमानंद और एक थे जयचंद विद्यालंकर। इन्हीं के प्रभाव से आए, और इन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आई, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक। इसके बाद भगत सिंह मार्क्सवाद से भी प्रेरित हुए, और इनका झुकाव इसके बाद कहाँ हो गया, मार्क्सवाद की तरफ हो गया था। लाहौर में सचिंद्र सान्याल से मिलने के बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गई, यानी इनको क्रांतिकारी गतिविधियों में लाने का कार्य किया था सचिंद्र सान्याल। तो सचिंद्र सान्याल ने इसको क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रशिक्षण देने के लिए कानपुर किसके पास में, गणेश शंकर विद्यार्थी उनके पास भेजा। तो कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के जो समाचार पत्र थे पर था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसने क्रांतिकारी गतिविधियों, अंग्रेजों के अत्याचारों, उनके शोषण को प्रकाशित किया। साथ साथ में जो कुछ किसान आंदोलन भी हो रहे थे उनमें भी इन्होंने उनको भी प्रकाशित करवाया था, और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर रहते हुए इन्होंने भगत सिंह ने बलवंत नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम में भी के लिए भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने भगत सिंह ने किस नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे थे, बलवंत नाम से। 1926 ईस्वी में इन्होंने नौजवान सभा का गठन करके क्रांतिकारियों से संपर्क किया था। तो इस समय क्या था, उन्होंने इसकी गठन करके और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, जो स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले शहीद हैं उनके लिए बलिदान दिवस मनाना किया। और विशेषकर इनका जो नौजवान सभाएं, इनका गठन करने का इनका उद्देश्य था कि समस्त भारत के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनको एक पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य उनका स्थापित करना, और अखंड भारत के राष्ट्र के निर्माण में नौजवानों में जो देशभक्ति है उसकी भावनाओं को क्या करना, उत्पन्न करना। और साथ साथ में क्या करना था, जो आंदोलन होने वाले थे उन सभी आंदोलनों के अंदर क्या करना, सहायता करना जो सांप्रदायिकता के विरोधियों और साथ में किसानों और मजदूरों को ये क्या करना चाहते थे, संगठित करना चाहते थे। तो इस तरीके की बात को लेकर के इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र के अंदर किया था। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो देखो, इंकलाब जिंदाबाद एक पुस्तक लिखी थी, इंकलाब जिंदाबाद की रचना तो मोहम्मद इकबाल ने की थी, लेकिन पहली बार इंकलाब जिंदाबाद को एक नारे के रूप में प्रयोग करके चर्चित बनाने वाले थे भगत सिंह। इस बात को आप नोट करें कि कंपटीशन एग्जाम में भी आ चुका है कि इंकलाब जिंदाबाद को पहली बार एक नारे के रूप में प्रयोग करके जो चर्चित किसने बनाया था, भगत सिंह ने। और यह नारा आगे चल करके हमारी जो सशस्त्र क्रांति के इतिहास को भगत सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। भगत सिंह ने सांडर सत्याकांड, इस कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी डेट आपको बतानी, ये कब हुआ था। वह केंद्रीय विधानसभा बम कांड में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि वहां पर ये चाहते तो बटुकेश्वर दत्त के साथ से भाग सकते रहे, लेकिन ये वहाँ से भागे नहीं थे, और वहीं इंकलाब जिंदाबाद के ये नारे लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी वहाँ पर इन्होंने दी थी।
तो इसके बाद में लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को राजगुरु सुखदेव के साथ में एक डेट, इस डेट को महत्वपूर्ण याद रखना, 23 मार्च 1931 को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे इनके जो कुछ और साथी थे, उन साथियों के बारे में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम राजगुरु के बारे में। तो महाराष्ट्र के राजगुरु जब वीर सावरकर का भाषण सुनने के लिए काशी विश्वविद्यालय आएंगे, तब उनकी भेंट भगत सिंह, यानी जो राजगुरु है, राजगुरु के जीवन में जो क्रांतिकारी क्षेत्र में आने का, आगे बढ़ने का जो मुख्य प्रयास था, वो यहाँ पर उनके भी काशी आने पर, उस समय ये मुख्य काशी देखो शिक्षा का भी केंद्र था, और उस समय क्रांतिकारी जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे वो इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय थे। और यहाँ पर राजगुरु ने शारीरिक शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। यानी बहुत ही अच्छे ये शिक्षक भी थे, और यहाँ के लोगों के बीच में भी ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। यहाँ के इनके साथी भी महत्वपूर्ण तरीके से इनका सम्मान किया करते थे। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के वो क्या थे, साथ से। सैंडर्स को पहली गोली भी किसने मारी थी, राजगुरु ने ही मारी थी। भगत सिंह सुखदेव के क्या थे, बचपन के साथी थे, यानी ये के अपनी भाषा कह सकते हैं लंगोटिया यार थे, यानी उनके शुरुआत से ही उनके मित्र थे। तो भगत सिंह को क्रांतिकारी मार्ग पर लाने का श्रेय भी किसको है, सुखदेव को ही। और भगत सिंह अपने दल के नेता और सुखदेव उस दल की क्या थे, संगठन करता थे। और आखिर इन सब को, अपनी दोस्ती और इन यारी को भी इन तीनों ने ही साथ निभाया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब इनकी फांसी की सज़ा हुई थी, जो हम ऊपर भी डेट पढ़ चुके हैं, 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में जब इन पर फांसी दी गई, तो ये मिलकर के अपनी मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो सूर्यसेन के बारे में देखेंगे। तो भारत के विभिन्न भागों में क्रांतिकारी घटनाएं होती रही, वैसे ही बंगाल, सूर्यसेन कहाँ से थे, बंगाल से संबंधित थे। बंगाल में सूर्यसेन के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के चटगांव के शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 के अंदर 18 अप्रैल 1930 में क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया, हमला। अब देखो यहाँ क्या था, जो चटगांव आर्मी जो रेड है, इसको इसको चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक जो आतंकवाद के इतिहास में बहुत ही बड़ी बेमिसाल है। इसके अंदर क्या हुआ था, मुख्य रूप से युवक और युवतियों दोनों ने मिलकर के क्रांतिकारी आंदोलन और संगठन में शामिल होने के लिए उत्साहित किया था। इससे युवक और युवतियाँ दोनों इस आंदोलन में शामिल थे। और कलकत्ता की जो युगांतर पार्टी के नेता, उन्होंने इस पूरी आतंकवाद की, या कह सकते हैं इसको लूट की योजना बनाई थी। और क्या किया था, इस बम का यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, और यहाँ के शस्त्रागार पर भी कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेजों ने क्या मिली, इस क्षेत्र में सेना भेजी, और उस सेना के कारण भी काफ़ी सारे क्रांतिकारी इस क्षेत्र में क्या हुए थे, शहीद भी हुए थे, और उसमें सूर्यसेन भी पकड़े गए। सूर्यसेन को यहाँ क्रांतिकारियों के अंदर मास्टर दा के नाम से भी जाने जाते। तो इस संघर्ष के बाद में 1934 ईस्वी में सूर्यसेन को क्या दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। इसके अलावा जो बाद में यहाँ पर संघर्ष हुआ था, इस संघर्ष के अंदर भी प्रीतिलता वार्डर है, वो भी मारी गई थी। और बाद में कल्पना दत्त थी इनके सामने, उनको भी गिरफ्तार करके आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई थी। तो इस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपने कार्यों के माध्यम से भारत माता की जो जंजीरों की बेड़ियाँ, उनको काटने का कार्य किया था। और इन सब की घटनाओं के कारण ही अंग्रेज़ों को आखिर धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि वो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, और भारत की आज़ादी में इन छुपे हुए, या कह सकते हैं कुछ जो लाइमलाइट है, और कुछ जो इसके बैकग्राउंड के अंदर भी कई सारे क्रांतिकारी थे, उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। और महिला शक्ति के अंदर भी कुछ नामों को मैंने आपको बताना चाहूँगा, जो इस चटगांव आर्मंडी जो रेड है, इस रेड के अंदर शामिल थी, जिसमें प्रीतिलता वाडेकर थी, कल्पना दत्त थी, शांति घोष थी, सुनीति चौधरी, बीना नाथ, ये सारी की सारी जो उस समय की युवा लड़कियां थी, जिन्होंने इस संघर्ष के अंदर अपने युवा साथियों का बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये इन दोनों के, ये राजगुरु और सुखदेव। तो आज के चैप्टर में इतना ही है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में देखेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।